दोस्तों इस वीडियो में हम हार्बिसाइड क्लासिफिकेशन एंड एलिलोपैथी के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी और मैं हूं आनंद कुमार वर्मा। इसके अंतर्गत हम टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन, रेजिस्टिविटी, टाइप ऑफ एलिलोपैथी इत्यादि टॉपिक पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं। हार्बिसाइड हार्बिसाइड क्लासिफिकेशन, सिलेक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी और एलिलोपैथी है। ठीक है, ओके देन। नेक्स्ट सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज हर्बिसाइड, यानी हर्बिसाइड क्या है। तो हर्बिसाइड आल्सो कॉमनली नोन एज वीड किलर्स, और हर्बिसाइड जो है ये वीड किलर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वीडीसाइड भी हम इसे कह सकते हैं। अच्छा, हर्बिसाइड आल्सो नोन एज वीड किलर्स आर सब्सटेंसेज यूज टू कंट्रोल अनवांटेड प्लांट्स। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्लांट्स नहीं लिखा, अनवांटेड प्लांट्स और वेजिटेशन। यानी हर्बिसाइड वे केमिकल होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स को नष्ट करने के लिए या फिर अनवांटेड वेजिटेशन को नष्ट करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। ओके, तो अब हर्बिसाइड के प्रकार जान लेते हैं। हर्बिसाइड दो प्रकार के होता है, यानी हर्बिसाइड का अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला सेलेक्टिव हर्बिसाइड और दूसरा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। सेलेक्टिव हर्बिसाइड कंट्रोल स्पेसिफिक वीड स्पीसीज, यानी सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स वे हर्बिसाइड होंगे जो एक स्पेसिफिक वीड यानी खरपतवार के एक स्पेसिफिक जाति को ही नष्ट करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं, वाइल लिविंग द डिजायर्ड रिलेटिवली अनहार्म्ड। और उसके साथ में जो भी वीड हो रहा होगा या फिर क्रॉप होगी वो बची रहेगी, किसी एक स्पेसिफिक वीड स्पीसीज़ को ही नष्ट करने के लिए ये अप्लाई किए जाते हैं। और दूसरा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड और समटाइम्स कॉल्ड टोटल वीड किलर्स इन कमर्शियल पर्पज, कमर्शियल प्रोडक्ट्स। ओके, नॉन selective herbicide can be used to clear waste grounds, industrial and construction sites। यानी ये जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होंगे, जो वेस्ट लैंड्स होते हैं, परती ज़मीनें होती हैं, इन पे जो वेजिटेशन हो रखा होता है उसे पूर्णतः समाप्त करने के लिए, उसे पूर्णतः साफ करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। फिर वो चाहे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन के किनारे हों या फिर रेलवे लाइंस के किनारे हों। ठीक है, दे किल ऑल प्लांट मटीरियल विथ विच दे कम इनटू कांटेक्ट, यानी वे सभी प्लांट मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये जिनके जिनके कांटेक्ट में आते हैं। तो ठीक है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड को दो भागों में बांटा गया है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड एंड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। सेलेक्टिव हर्बिसाइड टू कंट्रोल स्पेसिफिक वीड स्पीसीज व्हाइल लीविंग द डिजायर्ड रिलेटिवली अनहार्म्ड। Non-selective herbicides, sometimes called the total weed killers in commercial products, can be used to clear waste grounds, industrial and construction sites, railway and railway embankments, as they kill all plant material with which they come into contact। दोस्तों जो हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है। मैंने हर्बिसाइड के क्लासिफिकेशन पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। इसमें अब फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी हर्बिसाइड को एप्लीकेशन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसी क्रम में पहला आता है प्री प्लांट, यानी अभी कुछ वीड के सवाल ही नहीं है वीड उगने का, अभी तो हम केवल सॉइल में इंस्टॉल करेंगे। यानी प्री प्लांट हर्बिसाइड आर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड अप्लाइड टू सॉइल बिफोर प्लांटिंग, यानी हम किसी भी क्रॉप के प्लांटेशन से पहले सॉइल में जो हर्बिसाइड इंस्टॉल करते हैं वीड कंट्रोल के लिए, वो प्री प्लांट हर्बिसाइड एप्लीकेशन में आता है। ठीक, सम प्री प्लांट हर्बिसाइड्स मे बी मैकेनिकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल। ठीक है, हम मैकेनिकली इसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो प्री प्लांट हर्बिसाइड टाइम ऑफ एप्लीकेशन है, यानी इसमें अभी वीड का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से सिक्योरिटी के लिए सॉइल में अप्लाई कर देते हैं ताकि फर्दर जो बीज के वीड के बीज सॉइल में दबे हुए हैं जो कि टाइम आने पर जर्मिनेट करेंगे वो ना हो। कई बार आप लोगों ने ट्रांसप्लांट, जब हम धान की रोपाई वगैरह करते हैं उसमें जब जल भरा रहता है तो उसी के ऊपर कुछ एक हर्बिसाइड डालते हैं, वो ठीक इसी तरह का होता है। कई बार जब टिलेज ऑपरेशन करते हैं खेतों में तो उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, फिर फर्दर टिलेज ऑपरेशन कर देते हैं। इससे ये प्री प्लांट टाइम ऑफ एप्लीकेशन हर्बिसाइड में आता है।
ठीक, नेक्स्ट है प्री इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड आर अप्लाइड बिफोर द वीड सीडलिंग इमर्ज थ्रू द सॉइल सरफेस। यानी जो वीड का सीडलिंग है वो सॉइल सरफेस पे उगने से पूर्व अप्लाई करते हैं। ठीक, हर्बिसाइड डू नॉट प्रिवेंट वीड फ्रॉम जर्मिनेटिंग। यानी ये जो हर्बिसाइड इस तरह का एप्लीकेशन है वो जर्मिनेट करने से प्रिवेंट नहीं करता, बट दे किल वीड्स एज दे ग्रो थ्रू द हर्बिसाइड ट्रीटेड जोन बाय अफेक्टिंग द सेल डिवीजन इन द इमर्जिंग सीडलिंग। यानी जो इमर्ज कर रही सीडलिंग होती है उसमें जो सेल डिवीजन हो रहा है ये उसे किल कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फर्दर अगर सेल डिवीजन नहीं होता है तो कोई प्लांट आगे जर्मिनेट नहीं करेगा, फिर वो चाहे वीड हो चाहे क्रॉप हो। ठीक, पेंडीमेथैलिन इज प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। नाम याद रखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। पेंडीमेथैलिन जो होता है वो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। नेक्स्ट आता है पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड क्या होते हैं? द हर्बिसाइड आर अप्लाइड आफ्टर वीड सीडलिंग हैव इमर्ज्ड थ्रू द सॉइल सरफेस। यानी जो सॉइल सरफेस है उससे जो खरपतवार का जो सीड है वो जर्मिनेट कर चुका है और फिर उसके बाद वो उग रखा है अच्छा खासा। फिर उसके बाद जो अप्लाई करते हैं, चाहे वो फिर फॉलियर एप्लीकेशन हो चाहे वो फिर रूट एप्लीकेशन हो, तो वह पोस्ट इमर्जेंस टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन में आता है। दे कैन बी फॉलियर और रूट एब्जॉर्ब, जैसा कि आगे लिखा है। नेक्स्ट, इट कैन बी सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। यानी ये सिलेक्टिव हो सकता है, यानी किसी एक स्पेसिफिक वीड को नष्ट करने के लिए हो सकता है, और नॉन सिलेक्टिव हो सकता है, यानी पूरा वेस्ट लैंड जो है उसे ही क्लियर करने के लिए हो सकता है। यानी कोई भी वीड हो हम ख़त्म कर देंगे पोस्ट इमरजेंस में। ठीक है, और इसके लिए जैसे कि आप 2,4-D जानते हैं और ग्लाइफोसेट वगैरह जानते हैं। ग्लाइफोसेट 35% EC, 41% EC। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। सेलेक्टिविटी जो है वो काफ़ी हद तक यही है कि जो हर्बिसाइड होता है वो किसी एक स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज़ के प्रति यूज किया जाता है उसे नष्ट करने के लिए। और रेजिस्टेंस जो कि हमारा मेन कंसर्नेबल टॉपिक है कि वीड रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड हैव बिकम अ मेजर कंसर्न इन क्रॉप प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। यानी ये जो वीड रेजिस्टेंस है ये एक तरह से प्रॉब्लम है, यानी जो हमारे खरपतवार हैं वो किसी एक स्पेसिफिक हर्बिसाइड के प्रति प्रतिरोधकता डेवलप कर ले रहे हैं अपने अंदर। अभी आगे हम जानेंगे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये पूरे विश्व में, हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में समस्या का एक कारण है कि जो खरपतवार हैं वो किसी एक स्पेसिफिक हर्बिसाइड के प्रति अपने अंदर क्षमता डेवलप कर रहे हैं, भाई अब हम तुमसे नहीं मरेंगे। तो ठीक है, आगे जानते हैं। रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू लैक ऑफ रोटेशनल प्रोग्राम्स ऑफ हर्बिसाइड एंड टू कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड विद द सेम साइट ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस हर्बिसाइड का रेजिस्टेंस है, जो हम किसी वीड के प्रति जब हम मल्टीपल हर्बिसाइड नहीं अपनाते, जैसे कि किसी एक वीड को नष्ट करने के लिए हम एक ही हर्बिसाइड अपना रहे हैं वर्षों से, उसी एक हर्बिसाइड को अपना रहे हैं, तो वीड भी उसके प्रति अडेप्ट हो जाता है, कहता भैया अब हम तुमसे नहीं मरेंगे, ठीक है तुम अप्लाई करते रहो। ठीक, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि हम किसी एक हर्बिसाइड को ना दे करके चेंज कर करके दें, यानी उसी वीड को नष्ट करने के लिए दूसरे हर्बिसाइड अप्लाई करें। तो ये हो सकता है, इसमें यही कहा गया है कि लैक ऑफ रोटेशनल प्रोग्राम ऑफ हर्बिसाइड। तो वही जो रोटेशनल प्रोग्राम है हर्बिसाइड का वो हम ना करते हैं, तो ये जो वीड हैं वो उसके प्रति अडेप्ट हो जाते हैं और फिर रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं। अभी आगे एग्जांपल देंगे। तो दस अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड इज एसेंशियल फॉर स्ट्रेटजिक प्लानिंग ऑफ हर्बिसाइड बेस्ड वीड कंट्रोल। यानी जो हर्बिसाइड बेस्ड वीड कंट्रोल हैं, जो वीड हम हर्बिसाइड के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं, उनके लिए फिर हमें एक बेटर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि हम जब हर्बिसाइड रोटेट कराएंगे, यानी एक हर्बिसाइड को सब्स्टिट्यूट लाएंगे, दूसरा हर्बिसाइड अप्लाई करेंगे उस वीड पर, तो फिर वो किस तरह से काम करेगा या फिर कौन सा हर्बिसाइड है, इसके प्रति एक वेल प्लान की ज़रूरत है। नेक्स्ट, प्लांट्स हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू एट्राजीन एंड टू ALS इनहिबिटर्स। यानी जो पौधे हैं, जो वीड्स हैं, वो एट्राजीन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए हैं और ALS इनहिबिटर्स के प्रति भी डेवलप कर लिए हैं। टू ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड, ग्लाइफोसेट के प्रति भी डेवलप कर लिए हैं। अब एक इसका एग्जांपल है, मेरिस्टेल इज़ वन वीड
दैट हैज़ डेवलप्ड ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस। मैरिस्टेल जो एक वीड है उसने ग्लाइफोसेट के प्रति प्रतिरोधकता डेवलप कर ली है। ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस वीड आर प्रेजेंट इन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सोयाबीन, कॉटन एंड कॉर्न फ्रॉम इन सम यूएसए स्टेट। यूएस के कुछ स्टेट्स में जो सोयाबीन, कॉटन और कॉर्न के फार्म हैं उसमें ऐसे बहुत से खरपतवार हैं जो ग्लाइफोसेट के प्रति प्रतिरोधकता डेवलप कर ली हैं। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हुए। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस बस यही है कि कोई प्लांट किसी चीज़ को अडाप्ट कर ले रहा है, हर्बिसाइड अडाप्ट कर ले रहा है कि अब वो उससे नहीं मरेगा। आप इसके लिए क्या करें, हर्बिसाइड रोटेशनल प्रोग्राम्स अपनाएं, एक वेल प्लान्ड हर्बिसाइड रोटेशनल प्रोग्राम अपनाएं। नेक्स्ट है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी की मीनिंग और परिभाषा जानते हैं। एलिलोपैथी जो टर्म है वो क्वाइंड बाय हैंस मॉलिस्ट 1937। एलिलोपैथी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एलिलो एंड पैथोस, जिसका मतलब होता है म्यूचुअल सफरिंग, यानी साथ साथ में कष्ट झेलना, यानी कष्ट का कारण एक ही होना। अभी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन इसका है कि एलिलोपैथी एज एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वन प्लांट ऑन द अनदर इंक्लूडिंग द माइक्रोब्स थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल्स इनटू एनवायरनमेंट। यानी एलिलोपैथी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक जो प्लांट होता है उससे रिलीज होने वाले केमिकल्स का दूसरे प्लांट पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसमें माइक्रोब्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अभी आप आगे जब इसके प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि माइक्रोब्स किस तरह से ये करते हैं। तो ठीक, एलिलोपैथी इतना ही है कि किसी एक प्लांट से स्रावित होने वाला रसायन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे पौधे पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालता है। जनरली नेगेटिव इफेक्ट ही डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है तो उसे नेगेटिव एलिलोपैथी कहते हैं। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ एलिलोपैथी, यानी एलिलोपैथी के प्रकार। एलिलोपैथी अब दो प्रकार के होते हैं, ट्रू एलिलोपैथी एंड फंक्शनल एलिलोपैथी। True allelopathy is the release of substances that are toxic in the form of in which they are produced in the plant। यानी जो ट्रू एलिलोपैथी है इसमें ऐसे रसायन स्रावित होंगे जो ठीक उसी फॉर्मेट में नुकसान करेंगे दूसरे पौधे को जिस फॉर्मेट में वो सप्लाई हो रहे हैं। यानी जिस एक पौधे से निकलने वाला रसायन वो केमिकल मतलब एक टॉक्सिक फॉर्मेट में निकलता ही है, दूसरे पौधे को उसी फॉर्म में नुकसान पहुंचेगा। और ठीक फंक्शनल एलिलोपैथी में क्या है, फंक्शनल एलिलोपैथी इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंस दैट आर टॉक्सिक और अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी एक प्लांट से जो रसायन निकल रहा है वो हानिकारक नहीं है दूसरे के लिए, बल्कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसे हानिकारक बना दे रहे हैं अपने मेटाबॉलिज्म से। तो ठीक देखो दोनों एलिलोपैथी ही है, यानी एक प्लांट से स्रावित होने वाला रसायन दूसरे प्लांट पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, लेकिन जो फंक्शनल है उसमें माइक्रोब्स उसे टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और जो ट्रू है उसमें तो टॉक्सिक में तो निकल ही रहा है। ठीक, अब आगे जो हर्बिसाइड का जो एलिलोपैथी में जो टाइप है वो आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं, तो उसमें एलिलोपैथी और ट्रू ऑटो एलिलोपैथी आता है। एलिलोपैथी मतलब जो प्लांट से निकल रहा है रसायन वो खुद ही को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी एक तरह से कहें कि अपने लिए ही मौत का कुआं खोदे अगर कोई प्लांट, तो ऑटो एलिलोपैथी में आता है। और एलिलोपैथी कुछ इसी तरह का होता है। ओके, एलिलोपैथी आप सभी कमेंट करके बताएं कि किस तरह से क्या इसके डेफिनेशन होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस थोड़ा जल्दी जल्दी अपलोड करें ताकि आप लोगों के ज़्यादा टॉपिक्स कवर हों। तो ठीक है, बने रहिए, धन्यवाद।